Hello everyone, Jai Hind. Welcome in our educational portal Rutera.in. With this today's live session, we are going to start lecture series for the class 12 physics syllabus. यहाँ पर हम लोग entire class 12 physics syllabus को within 4 month cover करेंगे. आप हमारे educational portal www.rotera.in पर live session, recorded video lectures के साथ साथ NCERT book solution, SC Burma book solution, NCERT exemplar solution, notes, NCERT topic notes, ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे बहुत सारे स्टडी कंटेंट और स्टडी मटेरियल्स पाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल होंगे. आप हमारे एजुकेशनल पोर्टल को विजिट करें और इन सारी चीजों को यूटिलाइज करें. जैसा कि हमने डिस्कस किया, विद दिस फर्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर सीरीज फॉर द क्लास 12 फिजिक्स. इसमें हम लोग सबसे पहले अपने चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. आज का जो डिस्कशन होगा काफी बेसिक लेवल का होगा. हम लोग चैप्टर के काफी इनिशियल चीजें और बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे. अगर मैं यहाँ पे कहूँ, नॉट इन दिस चैप्टर, आने वाले 6, 7, 8 चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ चार्ज को डिस्कस करने जा रहे हैं. देन इट विल बी थोड़ा सरप्राइजिंग सा लगता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे हम लोग चार्ज की वेरियस कंडीशन पर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में. बट सेंटर ऑफ डिस्कशन चार्ज ही होगा. चार्ज जब रेस्ट पर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, चार्ज जब मूव कर रहा है तब वो क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, चार्ज जब एक्सीलरेट कर रहा है तब क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. इन सारे चैप्टर्स में हम लोग चार्ज को ही सेंट्रलाइज करके अपनी सारी डिस्कशन को करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज चार्ज. हम लोग बड़े सिंपल लेमैन वर्ड में ये डिस्कस करेंगे, व्हाट इज चार्ज. देन वी कैन से चार्ज इज समथिंग possessed by the material objects makes it possible for them to exert electrical force and to respond to the electrical force. हमने यहाँ पर कहा कि charge is something possessed by the material object, जो उनको इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करने और इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पर एक बात और उठती है कि व्हाट इज दिस मटेरियल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे. नाउ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर बोलें तो इट विल बी 9.1 into 10 power minus 31 kg. मास ऑफ द प्रोटॉन जो हमारा हो जाएगा 1.6 into 10 power minus 27 kg. मास ऑफ द न्यूट्रॉन अगर हम बात करें तो इट विल बी 1.6 into 10 पावर minus 27 kg. अगर हम मास की बात कर रहे हैं, देन ये पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे. हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. हम लोग वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी यहाँ G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 होल स्क्वायर. ये हमने इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू रख दी. अब नीचे हम लोग उनका जो सेपरेशन है, हमने जैसा कहा कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 10 इनवर्स 2 होल स्क्वायर. सारी वैल्यूज रखने के बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस पे रखे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे 5.5
इंटू 10 पावर माइनस 67 न्यूटन। यहाँ पे हमने देखा कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट at the separation of 1 centimeter, then they will exert the force on each other, that is 5.5 into 10 power minus 67। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो रिपल्सन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करना हम इसी चैप्टर में आपने आगे टॉपिक में देखेंगे कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे जो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमने पाई, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स when the two electrons are kept at 1 centimeter, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे ये कंक्लूजन मिला कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है अदर देन द मास। सिर्फ मास नहीं है, उसके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो एक्सपीरियंस भी करते हैं और एक्सर्ट भी करते हैं। हमने कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg है 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस पे रखे हुए हैं, तो उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 67, और उनका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं दैट 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन। हमने यहाँ पे देखा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट कर रहा है ये लार्जर है, बड़ा है in the comparison of the gravitational force exerted by both the electrons, जिससे हमने ये कंक्लूजन पाया कि other than the mass electron have something some additional property, उसके पास कुछ additional property है जो इस gravitational force के लिए responsible है। Then we can say this additional property of the electron which gives rise to the electric force between two electrons is called electric charge। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हम लोग डेफिनेशंस को फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? देन फॉर दैट हमने बड़ी सिंपल लेमैन वर्ड में यहाँ पर बात बोली, बड़ी सिंपलर वे में हमने बहुत बात कही। चार्ज इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to the electrical force। को एक्सपीरियंस भी करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। हमने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे देखा, अगर इलेक्ट्रॉन है उनके मास के अकॉर्डिंग बेस पे अगर हमने उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की और फिर उनका जो रिपल्सन लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको कैलकुलेट किया। रिपल्सन ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसी चैप्टर में हम लोग आगे के टॉपिक में कैसे कैलकुलेट किया गया है वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे ये पाया कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी एंड दिस एडिशनल प्रॉपर्टी जिससे आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जनरेट हुआ है दैट इज कॉल्ड चार्ज। देन वी कैन से द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज टाइप ऑफ चार्ज। हमने चार्ज को तो डिस्कस कर लिया कि चार्ज क्या होता है, अब हम लोग टाइप ऑफ चार्ज पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोग एक ग्लास रॉड लेते हैं जिसको हम लोग पीस ऑफ सिल्क पर रख करते हैं और दूसरी एक फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो वो ग्लास रॉड को रिपेल कर देता है। हमने ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क पर रब किया, रब करने के बाद दूसरी जो ग्लास रॉड है उसको हमने एयर में हंग कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, उसके पास ले गए तो इसने उसको रिपेल कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं। टू एबोनाइट रॉड्स, हम दो एबोनाइट रॉड्स को लेते हैं, रब्ड विद द कैट फर रिपेल ईच अदर।
सेम रॉड्स को 2 रॉड्स हमने ली, उनको कैट की फर पे रब किया, जब उनको हमने एयर पे सस्पेंड किया तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक एबोनाइट रॉड ले लेते हैं जिसको हम लोग कैट की फर से रब करते हैं, और एक हम लोग रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड, जिसको हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। जब इनको हम पास में लाते हैं सस्पेंड करके, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक को हमने कैट की फर से रब किया था और एक को हमने सिल्क से रब किया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको कंक्लूजन क्या मिला इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने पर? बॉडीज लाइक ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड, सिल्क एंड कैट फर एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रबिंग। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो आया, बट कभी अट्रैक्शन हो रहा है, कभी रिपल्सन हो रहा है। इसका क्या मतलब? तो जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए ग्लास रॉड पर सिल्क से रब करने पर, और जो चार्ज डेवलप हुए एबोनाइट रॉड को कैट की फर पे रब करने पर, श्योरली है उनमें डिफरेंट था, तभी रिपल्सन और अट्रैक्शन आया। अगर वो सेम होते तो हर बार एक ही बिहेवियर आना चाहिए था, लेकिन हर बार बिहेवियर चेंज हुआ। हमने ग्लास रॉड को सिल्क पर रब किया और हमने ग्लास रॉड को कैट की फर पे रब किया, तो दोनों में जो चार्जेस डेवलप हुए वो डिफरेंट थे। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज charged glass rod repel another charged glass rod but attract ebonite rod। हमने जब चार्ज ग्लास रॉड को लाया तो वो एक दूसरे को रिपेल किए, बट एबोनाइट रॉड के पास लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस जनरेट हुए, ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ने पर, रब करने पर, एंड ग्लास रॉड को कैट की फर पे रब करने पर। We can say simply two kind of the charges when the glass rod rubbed with the silk and the rod acquires on the kind of the charge and silk acquires second kind of the charge। दोनों चार्जेस हमारे डिफरेंट रहे। सो यहां पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। यहाँ दो तरह के चार्जेस हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट पे देखा, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया और दोनों दो रॉड्स को उनके पास लाए तो उनमें रिपल्सन हुआ। एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड को जब हमने पास लाया, एक सिल्क पे हमने रब किया था, एक ग्लास कैट की फर पे रब किया था, देन उनमें अट्रैक्शन हुआ। सो यहाँ पे श्योरली है दो बिहेवियर आए तो दो तरह के चार्जेस हैं। द प्रॉपर्टी विच differentiate the two kind of the charges is called the polarity of the charges। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने इन्हीं जो पोल्स हैं या इनका नाम जो दिया, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक चीज हम नोट करना चाहेंगे कि जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लिया है उसके जिस पोर्शन को हम रब कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर पोर्शन पे ही सिर्फ चार्ज जनरेट होते हैं, बाकी चार्ज उस इंसुलेटिंग मटेरियल के डिफरेंट पार्ट पर ट्रेवल नहीं करते या मूव नहीं करते। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने चार्जेस को तो डिस्कस कर लिया कि चार्ज हमारा क्या है, चार्ज के टाइप को हमने डिस्कस कर लिया। हमने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि चार्जेस आर टू टाइप, जिनका हमने नाम भी दिया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट अभी भी ये क्वेश्चन रह गया कि जब हमने रब किया उस ग्लास की रॉड को कैट की फर पे या सिल्क क्लॉथ पे या एबोनाइट की रॉड को कैट की फर पे, तो चार्जेस जनरेट कैसे हुए? हम तो ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज चार्ज एंड चार्जेस आर टू टाइप, बट चार्जेस को जब हम उस इंसुलेटिंग मटेरियल को कैट की फर या सिल्क के क्लॉथ पे रब किए तो हमारा चार्जेस जनरेट कैसे हुए? नाउ हम यहाँ पर सिंपली एक बात कह सकते हैं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो तो नॉर्मली जो हमारे चार्जेस होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
then we can say the charges are exactly balanced. The charge in an object is usually hidden as the object contains equal amount of positive and negative charge. The object is said to be electrically neutral, it contains no net charge. जब उसमें दोनों बैलेंस कंडीशन पर है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई भी बैलेंस चार्ज नहीं है. लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर नॉट इन बैलेंस, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बोलेंगे. अब ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. नाउ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो electrons are less tightly bound in the atom. These are the charge which are transferred from one body to another. जब हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करते हैं तो we provides the energy when we rub two insulating substance against each other. We provide energy to overcome friction between them. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, हमने ग्लास की रॉड को सिल्क पे या एबोनाइट की रॉड को हमने कैट की फर पे रब किया, तो रब करने पे हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की उस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए. नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्टेंस एंड ट्रांसफर देम टू अनदर. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और ये ट्रांसफर हो जाएंगे. Electrons are transferred from the material whose work function is lower to the material whose work function is higher. यहां पर अब हमने अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाया और हमने यहां पे ये बात कही कि सबस्टेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं. जब इनको हम रब करते हैं तो रब करने पर हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में यूटिलाइज हो जाती है इनको ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस. लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसफर कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है, तो यहाँ पे भी हमने बड़ी क्लियर वे में ये डिस्कस किया कि सबस्टेंस जिसकी वर्क एनर्जी या वर्क फंक्शन कम होगा वो ट्रांसफर करेगा और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल whose work function is lower and the material whose work function is higher. अब material which loses the electron acquires positive charge and the material which gains the electron acquires the negative charge. तो यहां पर हमने ये देखा कि जब हम रबिंग करते हैं तो रबिंग के थ्रू हमने ये देखा कि हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो चार्ज गेन कर लेता है. चार्ज गेन करने में हमने ये भी देखा कि चार्जेस दो तरीके हो जाते हैं. नाउ हमने जब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाया तो हमने ये पाया कि जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा वो चार्ज को ट्रांसफर करेगा और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो चार्ज को एक्सेप्ट करेगा. तो जो चार्ज को ट्रांसफर करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो चार्ज को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. The cause of charging is actually transfer of electrons from one to another. हमने यहाँ पे cause of charge के लिए अगर बड़े हम सिंपल वर्ड में यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं, the cause of charging is actually transfer of electron from one to another. Insulating material which have the lower work function loses the electron and who have the higher work function gains the electrons and become negatively charged. Now हम यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, हम ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो रब करने पर डिफरेंट चार्जेस एक्वायर कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट्स एक्वायर टू काइंड ऑफ द चार्जेस ऑन रबिंग. अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. फर या ऊल को हम एबोनाइट के साथ रब करेंगे तो फर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, एबोनाइट रॉड हमारी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी. वूलन कोट
को हम प्लास्टिक शीट के साथ कवर करेंगे तो वुलन कोट जो हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और हमारा जो प्लास्टिक शीट है वो नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज के लिए हमने कहा कि चार्ज is something which is possessed by the material object which is responsible for the electric force। वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील भी कर सकते हैं, एक्सर्ट भी कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखा कि अगर हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं, दो रॉड्स को लेकर उनको आपस में लाते हैं सस्पेंड करके एयर में हंग करके, देन दे विल रिपेल ईच अदर। एवोनाइट रॉड को और ग्लास रॉड को, एवोनाइट रॉड को हमने कैट की फर पे रब किया था और ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ पे रब किया था, और जब उनको हम पास में लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए। इट मीन्स उन्होंने डिफरेंट बिहेवियर दिया। बिहेवियर डिफरेंट होने का कंक्लूजन ये निकलता है, रीजन ये निकलता है कि दे गेन द डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस का नाम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पर देखा कि जब हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करते हैं तो रब करने पे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो एनर्जी होती है उनके जो लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफर करने में काम आती है। जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव होता है, दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को मटेरियल गेन करता है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है? बड़े सिंपल, हमने अपनी लोअर क्लास में भी देखा, हमने 10 में भी देखा, अपने क्लास 8 में भी देखा। कंडक्टर क्या है? सबस्टेंस विच कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर ऐसा क्यों करते हैं कि दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेनली मेटल्स लाइक दैट कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। ये इनमें करंट या चार्जेस बड़ी इजीली फ्लो कर लेते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या है? ऐसे सबस्टेंसेस जो अपने से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते हैं। Insulators are those materials which cannot conduct electricity. They are poor conductor of electricity. इसका रीजन क्या है? दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजिली मूव नहीं कर सकते। इन इंसुलेटर each electron is attracted or bound to a particular atom and not free to move in a body from one place to another place। हम लोग यहाँ पे इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लास, रबर, डायमंड, प्लास्टिक, वुड, ऑयल। ये सारे जो एग्जांपल हैं आप कह सकते हो कि इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। एक ये नया टर्म मिलता है। हमने कंडक्टर और इंसुलेटर तो बहुत पढ़ा, हमने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया। यहाँ पर एक नया टर्म आया, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? देखिए, डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअली आपके इंसुलेटर ही होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ये करंट को ट्रांसमिट करते हैं, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। Then for the dielectrics, we can say dielectrics as the insulating material which transmits electric effect without conduction। हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। जब हम लोग कैपेसिटर और इनके बारे में डिस्कस करने लगेंगे तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को देखेंगे कि ये कैसे करंट को कंडक्ट करते हैं और कैसे इनमें से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम लोग बड़ी सिंपल वे में यहाँ पे कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो हम यूज करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है कि नहीं है ये फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। नाउ यहाँ के अगर इसकी बात कर लें तो इसमें एक ग्लास जार है होती है,
देन यहाँ पे गोल्ड लीव्स होती हैं जो एक हैंगर पे हंग होती हैं, जो आपकी बहुत ही थिन होती हैं। ये इंसुलेटिंग मेटल है जो आपका यहाँ पर है, ऊपर आपका मेटेलिक डिस्क लगी हुई है। जब किसी भी चीज़ का हमको ये पता करना रहता है कि वो चार्ज्ड है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो ऊपर टिप है वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक ग्लास रॉड को टच कराया रखा है और ग्लास रॉड पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड लीव्स में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई भी वो स्प्रेड नहीं हुए, कोई भी उनमें डाइवर्जन या कन्वर्जन नहीं है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या वो टोटली डिस्चार्ज है या उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम कोई उस पर चार्ज्ड ग्लास रॉड लाते हैं, सपोज दैट इस पे प्लस चार्ज है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्ड लीफ जो है वो स्प्रेड हो गई है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है। नाउ नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग करने के लिए हम दो तीन तरीके यूज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन के लिए हमने पीछे भी देखा, हमने एक ग्लास की रॉड ली और हमने एक सिल्क क्लॉथ लिया या हमने एक एबोनाइट रॉड ली और उसको कैट की फर पे जब हमने रब किया देन उनमें चार्ज जनरेट हुए। तो इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज जनरेट होते हैं हमने ये भी अपने डिस्कशन में देखा। कंडक्शन अभी जस्ट हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ही देखा कि कंडक्शन हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी कंडक्टर पे टच कराते हैं तो चार्जेस इजीली फ्लो करने लगता है, दैट इज कंडक्शन। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग एक मेटेलिक बॉल ले लेते हैं जिसको हम लोग एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे। जब हमने यहाँ पे इस मेटेलिक बॉल को लिया है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बैलेंस कंडीशन पर हैं। ये टोटली न्यूट्रल है, ये इसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं है, मींस इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे नेट चार्ज जीरो है। इट मींस दिस बॉल मेटेलिक बॉल इज इन बैलेंस कंडीशन और इन न्यूट्रल कंडीशन। नाउ हम इसके पास एक आयरन रॉड लाते हैं जिस पर निगेटिव चार्जेस हैं। तो इस निगेटिव चार्जेस की इफेक्ट की वजह से हम देखेंगे कि चार्जेस विल एक्यूमुलेट ऑन दिस मेटेलिक बॉल। निगेटिव चार्ज के इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ जाएंगे, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे और निगेटिव चार्जेस उसके दूसरे साइड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये किस वजह से हुआ, जब हमने इस ग्लास रॉड को इसके पास लाए, जिस ग्लास रॉड पे हमारे निगेटिव चार्जेस थे, निगेटिव चार्जेस की वजह से हमने देखा चार्जेस हैज एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटेलिक बॉल। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्जेस के पास आ गए और निगेटिव चार्जेस आइदर साइड पर चले गए, ये आपके अट्रैक्शन की वजह से यहां पर आ गए। नाउ अगर हम ग्लास रॉड को फिर वहां से हटा दें, जो हमने ग्लास रॉड अपनी मेटेलिक बॉल के पास लाए थे, देन दिस मेटेलिक बॉल विल अगेन रीच ऑन इट्स बैलेंस कंडीशन, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन पे ये पहुंच जाएगा। नाउ हम लोग अपने ग्लास रॉड को फिर उस मेटेलिक बॉल के पास लाते हैं, चार्जेस विल एक्यूमुलेट। यहाँ पर जो हमारी ग्लास रॉड है वो निगेटिवली चार्ज है, देन अकॉर्डिंग टू दैट चार्जेस विल एक्यूमुलेट, निगेटिव चार्जेस के पास आपके पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सारे निगेटिव चार्जेस आपके आइदर एंड पे चले जाएंगे। नाउ हम इस मेटेलिक बॉल को एक वायर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, देन these all the negative charges will flow into the ground। ये सारे निगेटिव चार्जेस ग्राउंड में फ्लो कर जाएंगे। नाउ सेपरेट दिस मेटेलिक बॉल, देन यू विल सी कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और यहां से हमने उस ग्लास रॉड को भी हटा दिया है, क्योंकि जो ग्लास रॉड हमने लाए थे, ग्लास रॉड की वजह से जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे, हमने जब उसको अर्थ किया तो अर्थ करने की वजह से सारे निगेटिव चार्जेस ग्राउंड में चले गए, बट ड्यू टू द अट्रैक्शन ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे। जब हमने इस ग्लास रॉड को हटाया देन आवर metallic ball will become positively
चार्ज, इस पे सिर्फ पॉजिटिव नेट चार्जेस बचेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस बहुत सिंपल वे में है। यहाँ पे एक दो टॉपिक आपको न्यू मिलेंगे, कुछ चीजें हमको पुरानी भी मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, क्या चार्ज को ब्रेक किया जा सकता है, चार्ज को तोड़ा जा सकता है। देखिए कुछ मॉडर्न डिस्कशंस हैं, कुछ मॉडर्न डिस्कवरीज हैं जिनको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। देन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by which the charge on a body is integral multiple of the basic unit. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हमारी बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, देन हम उस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को जान ले तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल से हम उसको मल्टीप्लाई करके, बेसिक यूनिट को मल्टीप्लाई करके हम टोटल अमाउंट ऑफ द चार्जेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन क्वांटाइजेशन के लिए हम कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी which the charge on a body is integral multiple of the basic unit of the charge of the electron proton which is present here. Now we can say total amount of the charge Q equals to NE. यहाँ पे Q जो है total amount of the charge है, N is the number of the charge and it is the basic unit of that particular charge which is provided here. सिंपल वे में क्वांटाइजेशन Q equals to NE, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। N इज द इंटीजर्स जो हमारे नंबर ऑफ चार्ज होंगे एंड E इज द एलिमेंट्री चार्ज यूनिट दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी हमारा चीज यहाँ पर होगा। द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, यहाँ पे कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, द कॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन is only integral number of electron can be transferred from one body to another. हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट ही हमारा ट्रांसफर होगा। देन क्वांटाइजेशन मींस, या हम सिंपल वर्ड में क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी by which the charge on a body is the integral multiple of the basic unit of the charge of a electron proton represented. हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखा Q इक्वल्स टू NE, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ जो मॉडर्न डिस्कवरीज हैं या कुछ बुकों में हमको ये भी बात मिल जाती है, क्वार्क। व्हाट इज दिस क्वार्क, हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। QUARK, क्वार्क अभी अप टू क्लास 12 सिलेबस, जब भी आपकी क्वांटाइजेशन की बात आएगी तो हम लोग कंप्लीट बेसिक यूनिट की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, हम क्वार्क की बात नहीं करेंगे। देन रिसेंट डिस्कवरीज जो कहती हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो क्वार्क से बने हुए हैं। क्वार्क की जो वैल्यू होती है दैट इज प्लस माइनस E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3, ये क्वार्क की वैल्यू है। बट अगर हमसे बेसिक यूनिट पूछी जाएगी तो हम इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, हम क्वार्क नहीं बोलेंगे। ये लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं लेकिन इसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि दीज पार्टिकल मींस क्वार्क्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बड़ी सिंपल आप नोट में लिख सकते हैं कि दीज पार्टिकल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इसीलिए हम लोग इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। हमसे अगर बेसिक यूनिट की बात की जाएगी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। क्वांटाइजेशन is only the integral number of electron can be transferred from one body to another. चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एडिविटी ऑफ द चार्जेस या एडिक्टिव नेचर ऑफ द चार्जेस।
अगर हम लोग यहाँ पे किसी सिस्टम की बात कर लें, उस पे टोटल अमाउंट ऑफ द चार्जेस सपोज दैट Q1, Q2, Q3 ऐसे करके दे रखे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ द चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए हमारा हो जाएगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn तक हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम लोग अपने टोटल अमाउंट ऑफ द चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस हमको प्लस में ना दे के प्लस माइनस के फॉर्म में दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज दैट हमको यहाँ पे प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस 3Q प्लस 5Q ऐसे दे रखा है, देन टोटल यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे Q इक्वल्स टू प्लस Q माइनस 2Q प्लस 3Q प्लस जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5Q। नाउ देन आंसर जो हमारा होगा दैट इज टोटल 7 प्लस 7Q। दिस इज द एडिटिविटी नेचर ऑफ द चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ द चार्जेस, उनको एल्जेब्रिक सम करके हम निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली all the system. Now next is conservation of charges. Total charge of an isolated system is always remain constant or conserved. बड़े सिंपल चीज वे में यहाँ पे कहा गया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व्ड रहता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय net charge carried by an isolated system. Next यहाँ पे हम कह सकते हैं like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charge यहाँ पे repel कर रहे हैं, आप पॉजिटिव पॉजिटिव को देख लें, निगेटिव निगेटिव को देख लें, they are repelling each other and unlike charges attracting each other. Next हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस। अभी आगे इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे। सिंपली जो यूनिट ऑफ चार्ज डिस्कस किया जाता है दैट इज कूलाम, इसको हम लोग लेटर C से डिनोट करते हैं। इसकी जो स्मॉलर यूनिट है मिनी कूलाम एंड माइक्रो कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हमने आज के डिस्कशन में सिंपली देखा कि व्हाट इज द चार्ज, टाइप ऑफ द चार्ज, हाउ चार्ज जनरेट्स एंड हाउ वी कैन generate the charge and which object will become positively charged and negatively charged. Then we have discussed the properties of the charges. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद।